हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरिम कंपनसेशन की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक बाउंस के केसेस में एक प्रोविज़न ऐड करता है 2018 में, जिसको सेक्शन 143 कहते हैं। इस प्रोविज़न के तहत ये कंप्लेनेंट है वो इंटरिम कंपनसेशन ले सकता है अक्यूज्ड से चेक बाउंस के केसेस में। तो आज की इस वीडियो में हम अलग अलग हाई कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरिम कंपन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरिम वर्ड क्या है। इंटरिम एक टेम्परेरी ऑर्डर होता है कोर्ट की तरफ से जब तक हियरिंग चल रही है उस केस में। अब इंटरिम कंपनसेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या है, कोर्ट जब ड्रॉअर ऑफ द चेक, जिसने चेक बनाया है, उसको ऑर्डर करती है कि वो इंटरिम कंपनसेशन कंप्लेनेंट को पे करे, उसको इंटरिम कंपनसेशन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहते हैं। इंटरिम कंपनसेशन भी जब ये ऑर्डर किया जाता है ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द केस, जब तक केस कंक्लूड नहीं होता, इन बिटवीन जो ऑर्डर किया जाता है कंपनसेशन देने का कंप्लेनेंट को, उसको इंटरिम कंपनसेशन के तौर पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट में जाना जाता है। इसकी प्रोविजन क्या है अलग अलग। सेक्शन 143 है, ये कोर्ट को डायरेक्ट करता है, इंटरिम कंपनसेशन के लिए पावर करता है। जैसे कि हमने देखा कि 2018 की जो अमेंडमेंट है उससे ये प्रोविजन ऐड करी गई थी, जिसको इफेक्टिव किया गया 1 सितंबर 2018 से इस प्रोविजन को लागू किया गया। सबसेक्शन 1 सेक्शन 43A का कहता है ये जो कोर्ट हैं जो 138 के चेक बाउंस के केस सुन रही हैं, मे ऑर्डर द ड्रॉअर ऑफ द चेक टू पे द इंटरिम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट। वो ऑर्डर कर सकती हैं ड्रॉअर ऑफ द चेक कि वो कंप्लेनेंट को इंटरिम कंपनसेशन है वो पे करे। किसमें? समरी ट्रायल में और सम्मन केसेस में जहां पे वो गिल्टी प्लीड नहीं करता, जो कि एलिगेशन कंप्लेंट में लगाए गए हैं, और चार्ज फ्रेम करते वक्त। अब इसमें जो वर्ड है, वर्ड में है, शैल वर्ड नहीं है। तो ये सेक्शन एक डायरेक्टरी नेचर सेक्शन है जो कि मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है। तो ये इस वर्ड को ध्यान में रखना है कि शैल वर्ड यूज नहीं है, यहाँ पे मे वर्ड है। तो इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट टू ग्रांट द इंटरिम कंपनसेशन। इट इज नॉट अ शैल वर्ड, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी इन नेचर, इट्स अ डायरेक्टरी इन नेचर। सबसे पहले हम सबसेक्शन 1 की बात करते हैं। जो सबसेक्शन 1 कहता है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि हर केस में जहां पे क्लॉज ए और सबसेक्शन 1 की क्लॉज बी है वहां पे आपको इंटरिम कंपनसेशन देना ही देना है। क्लॉज ए क्या है कि जहां समरी ट्रायल है, सम्मन केस है, जहां पे वो प्लीड गिल्टी नहीं करता तो आपको इंटरिम कंपनसेशन देना, या किसी भी केस में चार्ज फ्रेम के वक्त आपको इंटरिम कंपनसेशन देना ही देना है। तो सबसेक्शन ऑन ऑल केसेस में मैंडेटरी नहीं करता मजिस्ट्रेट को जिसके सामने ये ट्रायल चल रहा है कि वो सब केसेस में इंटरिम कंपनसेशन अलाउ करे। उन केसेस में भी जहां पे अक्यूज्ड जो कंप्लेंट में एलिगेशन लगाए गए हैं उनको नहीं मानता और प्लीड गिल्टी नहीं करता है, गिल्टी प्लीड नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली कंप्लेनेंट का राइट नहीं बन जाता कि वो चेक अमाउंट का 20% इंटरिम कंपनसेशन ले सके। ऑटोमेटिक इसका राइट नहीं बन सकता। तो फर्स्ट ये क्लियर है कि मजिस्ट्रेट के पास हर केस में ये मैंडेटरी नहीं है कि वो देगा ही देगा, और अगर वो अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी नहीं करता है तो कंप्लेनेंट का ऑटोमेटिकली कोई एंटाइटलमेंट राइट नहीं बनता कि वो इंटरिम कंपनसेशन 20% उसका एंटाइटलमेंट हो जाता है, ऐसा उसका कोई एंटाइटलमेंट नहीं बनता। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजमेंट कहती है कि इंटरिम कंपनसेशन अलाउ करने से पहले मजिस्ट्रेट को रीजन देना पड़ेगा। क्यों? जो कि हम देखते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट की मार्च 2023 की लेटेस्ट जजमेंट है, डेक्कन चार्टर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें कहा गया कि जो सेक्शन है वो डायरेक्टरी इन नेचर है। अब ये लॉ की सेटल प्रोविजन है कि जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास, तो वो जो डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट यूज करेगी वो रीजन दे के, भी मैं क्यों ये डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर रही हूँ, वो रीजन दे के वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेगी। अगर वो रीजन नहीं देगी तो एक आर्बिट्रेरी क्लॉज बन जाएगी, आर्बिट्रेरी इन नेचर हो जाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए अगर जो भी प्रोविजन है अगर डायरेक्टरी इन नेचर है तो उसके लिए डिस्क्रिशनरी पावर अगर यूज कर रही है तो उसके लिए रीजन देना
बहुत ही आवश्यक है। तो ये डेक्कन चार्टर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के मार्च 2023 के गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन में यह कहा है कि रीजन देना ही पड़ेगा। उसके बाद LGR एंटरप्राइजेस वर्सेस एंजाबागन के जो मद्रास हाई कोर्ट के केसेस 2019 का ये केस है, इसमें कहा गया है कि जो रीजंस हैं वो क्या हो सकते हैं, रीजन क्या हो सकते हैं। आल्दो इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट कुछ जो रीजन आइडेंटिफाई करे हैं कोर्ट ने वो बताया है कि जब कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 143A में एक्सरसाइज करती है तो उसको ये रीजन देना पड़ेगा कि क्यों वो इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर कर रही है। जो रीज़न है वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो लंबे समय से कोर्ट प्रोसीडिंग को अवॉइड कर रहा है, उसको डिले कर रहा है, इंटेंशनली कोर्ट की सर्विस को अवॉइड कर रहा है लंबे समय से, कोर्ट के रिपीटेड अटेम्प्ट के बाद वो कोर्ट के सामने आ रहा है, या उसके सफिशिएंट मटेरियल है जो इन्फोर्सेबल डेब्ट लाइबिलिटी का है कि उससे अक्यूज्ड को बचा ही नहीं जा सकता, फेस ऑन इटी वो इनकी अक्यूज्ड की लाइबिलिटी खड़ी करता है। जहाँ पे अक्यूज्ड है वो एक्सेप्ट करता है डेब्ट पार्शली या फुल्ली, वेयर द अक्यूज्ड डज नॉट, जहाँ पे वो क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का नहीं कर रहा, प्रोसीडिंग को ड्रैग कर रहा है, उन रीजन में भी कोर्ट है जो इंटरिम कंपनसेशन दे सकती है। ये वन ऑफ कुछ रीजन ऐसे कोर्ट ने इलस्ट्रेट किए हैं। जैसे वो एक पिटीशन फाइल करी, फिर दूसरी पिटीशन इसको डिले करने के लिए फाइल करी और कोर्ट ने उसकी जो प्रेजेंस है अक्यूज्ड की नॉन बेलेबल वारंट के थ्रू सिक्योर की है, और उसके बाद बाने के बावजूद भी नॉन बेले गए, उसके बाद भी वो प्रोसीडिंग डिले कर रहा है। जहाँ अगर कोर्ट ने नॉन बेलेबल इशू वारंट कर दिए तो उसको वारंट को रिकॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इन सब केसेस में कोर्ट के पास पावर है कि वो सेक्शन 143A को इन्वोक कर सकती है। तो ये रीज़न, कुछ रीज़न उनको देने पड़ेंगे। क्या क्या रीज़न है? ये जो एग्जॉस्टिव है इसमें बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जिसमें कोर्ट अपने आप को जस्टिफाई कर सकती है वाइल जो इस जुरिस्डिक्शन को यूज़ करते हुए। अब उसके बाद जो केस है G.J. राजा वर्सेस तेजराज सुराना, सुप्रीम कोर्ट की 2019 की जजमेंट है। इसमें कहा गया कि जो प्रोविज़न है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। मतलब कि वो उस टाइम पे ही उन्हीं केसेस पे एप्लीकेबल होगी जो इस प्रोविज़न के आने के बाद के केसेस हैं। G.J. राजा वर्सेस तेजाराम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोविज़न है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, मतलब कि वहां से ही 2018 के बाद के केसेस पे ही एप्लीकेबल होगी। उसके बाद JSB कार्गो फ्राइट फॉरवर्डर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट, ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें कहा गया कि जो सेक्शन 294 है CRPC, सेक्शन 294 CRPC बात करता है एडमिशन एंड डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट की। उस प्रोविजन को अगर इग्नोर करके ऑर्डर किया गया है तो वो ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है। अंडर सेक्शन 143 इंटरिम कंपनसेशन का वो ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है। कोर्ट को प्रोविज़न है जो सेक्शन 249 जिसमें हम डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करते हैं और जो डॉक्यूमेंट है क्लेमेंट के जो लगाए गए हैं उसको अक्यूज्ड है वो एडमिट करता है, अक्यूज्ड के डॉक्यूमेंट को कंप्लेनेंट एडमिट करता है। तो जो सेक्शन 249 CRPC है उसकी प्रोविज़न को अगर देखे बिना ही ये इंटरिम कंपनसेशन लगाई गई है तो वो वैलिड नहीं है। इसमें अगर अक्यूज्ड ऑब्जेक्शन रेज करता है कि जो कंप्लेनेंट ने मटेरियल लगाया या बैंक स्टेटमेंट है वो प्रूव नहीं है, या उसने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई या कोई ITR नहीं लगाई जिसमें कि उसको जो लोन है उसका लेन देन की बात आती है, डेब्ट की बात आती है, तो वो प्रोविज़न को कोर्ट को देखना पड़ेगा। 294 की प्रोविज़न के देखने के बाद ही इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर है वो करेगी। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 की जजमेंट में कहा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 कहता है कि इंटरिम कंपनसेशन शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक। चेक अमाउंट के 20% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो डिस्क्रिशन है वो अवेलेबल है कि जो अमाउंट है शुड नॉट एक्सीड 20%। चेक अमाउंट का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हर केस में 20% ही होगी। तो ये डिस्क्रिशन है, ये 1% से लेके 20% तक हो सकती है, बट शैल नॉट एक्सीड 10%, 15%, 18% कहाँ तक भी कोर्ट इसको डिस्क्रिशनरी तौर पे इंटरिम कंपनसेशन कर सकती है, बट इट नॉट नेसेसरली कि हर केस में 20% ही करना है। क्यों? क्योंकि ये अप टू 20% है।
उसके बाद सबसेक्शन 3 की बात करते हैं कि जो इंटरिम कंपनसेशन है वो शैल बी पेड इन 60 डे, 60 दिन में वो पे की जानी चाहिए। ऑर्डर होने के बाद 60 दिन में पे की जानी चाहिए, और उसके बाद 30 डे का और सफिशिएंट रीजन शोन करने पे फर्दर एक्सटेंड टाइम है वो किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है नूर मोहम्मद वर्सेस खुरम पाशा, 2022 की जजमेंट है। इसमें अक्यूज्ड को इंटरिम कंपनसेशन ना डिपॉजिट कराने के कारण उसका जो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन है विटनेस उसको नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अक्यूज्ड इंटरिम कंपनसेशन नहीं डिपॉजिट कराता तो उसका राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस वो खत्म नहीं किया जा सकता, उसको राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन मिलेगा, क्योंकि सेक्शन कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी अक्यूज्ड के ऊपर नहीं लगाता कि अगर उसने इंटरिम कंपनसेशन नहीं दिया तो उसको जो एग्जामिनेशन है विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन उसको नहीं करने दिया जाएगा। अब सबसेक्शन 4 बात करता है कि अगर ड्रार ऑफ द चेक अक्यूज्ड है वो अक्यूट हो जाता है तो कंप्लेनेंट है उसको कोर्ट ऑर्डर करेगी, कंप्लेनेंट जो ड्रार ऑफ द जो उसने इंटरिम कंपनसेशन दिया है उसको वापस करेगा बैंक रेट के इंटरेस्ट के साथ, और ये 60 दिन के अंदर करेगा, और फर्दर टाइम 30 दिन का कंप्लेनेंट को दिया जा सकता है ऑन द शोन की सफिशिएंट रीजन वो शो कर रहा है। उसके बाद जो सबसेक्शन 5 बात करता है कि जो इंटरिम कंपनसेशन है वो रिकवरेबल कैसे है। अब ऑर्डर तो कर दिया इंटरिम कंपनसेशन, अब यूजर नहीं डिपॉजिट करा रहा 60 डे में, उसके फर्दर जो एक्सटेंड उसके 30 डे एक्सटेंड हुए उसके भी नहीं करवा रहा, तो क्या प्रोविजन है। तो इसके लिए जो सबसेक्शन 5 है वो कहता है कि उसको रिकवर किया जा सकता है जैसे कि हम फाइन को रिकवर करते हैं सेक्शन 421 ऑफ सीआरपीसी में। सेक्शन 421 सीआरपीसी वारंट ऑफ ले ऑफ फाइन की बात करता है, जिसमें दो तरह से वो रिकवरी करते हैं। एक तो जो सेल एंड अटैचमेंट ऑफ मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, अक्यूज्ड की मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल करके अटैच करके उसकी रिकवरी की जाती है। दूसरे वो कलेक्टर को सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि रिकवर एज ए लैंड रेवेन्यू, जैसे कि लैंड रेवेन्यू की रिकवरी है उस तरह से सर्टिफिकेट कलेक्टर को इशू कर दिया जाता है। तो ये सबसेक्शन में 5 में दो तरह से ये रिकवरी है वो बताती है। अब सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है। पटना हाई कोर्ट कहती है कि जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, जो कंपनसेशन का इंटरिम ऑर्डर किया गया है वो बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत वो रिकवरेबल है। क्यों रिकवरेबल है? क्योंकि सेक्शन 421 सीआरपीसी की प्रोविजन ये बात करती है कि वो कलेक्टर को एज ए रिकवरी सर्टिफिकेट एज ए टू रिकवर एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे रिकवर कर सकता है। और जो क्लास 3 है ऑफ शेड्यूल 1 है रिकवरी की, वो कहती है कि एनी मनी रियलाइजेबल एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय प्रोसेस ऑथोराइज फॉर द सेड पर्पस शैल बी डीम्ड टू ए पब्लिक डिमांड। तो जो भी मनी रिकवरेबल है एज ए एरियर ऑफ लैंड रिव्यू वो पब्लिक डिमांड में आती है। तो इसीलिए बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत हम इसकी इंटरिम कंपनसेशन की रिकवरी कर सकते हैं। उसके बाद इंद्रायल मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 2022 की कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये कहती है कि अगर अक्यूज्ड की डेथ हो जाती है तो जो अवार्ड किया गया 138 के तहत उसको तो जो एस्टेट ऑफ डिसीज्ड है, जो उसके लीगल हेयर हैं, उनकी जो डिसीज्ड की एस्टेट है उसकी प्रॉपर्टी है उससे रिकवर किया जा सकता है। बट इंटरिम कंपनसेशन जो सेक्शन 143E में दी गई है, अगर अक्यूज्ड की डेथ होती है तो उसको एस्टेट ऑफ अक्यूज्ड से रिकवर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल उसका फाइनल नहीं है, ट्रायल फाइनल नहीं है। तो इसलिए फाइनल जो कंपनसेशन है वो तो स्टेट ऑफ डिसीज से रिकवर की जा सकती है, बट इंटरिम कंपनसेशन रिकवर नहीं की जा सकती अगर अक्यूज्ड की डेथ होती है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2022 की अपनी जजमेंट में कहा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 6 की। अगर अक्यूज्ड जो अक्यूट होना है, इफ द अक्यूज्ड वर टू बी कन्विक्टेड द अमाउंट टू बी फाइन इम्पोज्ड अंडर, और जो भी अगर अक्यूज्ड अक्यूट हो जाता है, जो फाइन उसको इंटरिमली दिया गया है या फाइन उसको लगाया गया 138 के तहत, जिसको ट्वाइस ऑफ द चेक अमाउंट उसको फाइन लगाया जा सकता है, या सेक्शन 357 के सीआरपीसी तहत है, उसको इंटरिम कंपनसेशन से रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो माइनस किया जाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारी इंटरिम कंपनसेशन के ऊपर हमारी वीडियो थी। होप
you like it. Thank you for watching this. Thank you.